अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। ये सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का। उसमें सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में। मुल्क और कौम का नाम रोशन करने वाली शख्सियात को हम मदऊ करते हैं। ऐसा ही बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, सियासत ले लें, और उसके साथ ही साथ अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो मेरा करियर भी इनके करियर के साथ साथ चलता रहा। उनका नाम पूरी दुनिया में हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे भी कुछ 4 लोग लाहौर में जान लें। तो मेरी मुराद है वन एंड ओनली चेयरमैन बराबरी पार्टी गुलूकार जवाद अहमद से। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। और आपका नाम दुनिया में हो चुका है सर थैंक मैंने यू। कहा इत्तला दे दूं आपको। अच्छा सर, मैंने बातें तो करनी है आपसे बड़ी एक दिल की, और हमारा पैटर्न भी यही है। हम कर भी चुके हैं पहले एक दफ़ा आपके साथ, मैं और बुशरा, ऑटोबायोग्राफी, और बहुत सी चीज़ें मुझे पता हैं जो नाजरीन को नहीं पता। कुछ चीज़ें उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी अभी एक बड़ा नाखुशगवार सा वाक़या हुआ। ईद का आप शो कर रहे थे और आपको जब इनवाइट किया जाता है बड़ी मोहब्बत से आप दोस्तों के लिए टाइम भी निकालते हैं, ज़ाहिर है। तो वो दुनिया टीवी के मैं शो की बात कर रहा हूँ, बड़ा टाइम ज़ाया किए बगैर। तो ये जो वाक़या है ये कोई प्री प्लान लगता है आपको, या जो है ये कोई इत्तफाकिया हरकत हो गई? और आपको चलें थोड़ा सा मार्जिन इसलिए मिल गया कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके मुतल्लक जो है बिलो दी बेल्ट जो बात की गई, आप मौजूद नहीं थे। नहीं था। अच्छा, आप उस वक्त क्यों मौजूद नहीं थे? जरा वो आपकी मौजूदगी ना होना जो है वो बड़ा उससे भी नागवार वाकया है। एक रख रखाव होता है। मैं बिल्कुल मुखातब करता हूँ कामरान शाहिद साहब, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके वालिद साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बड़ा मिलना जुलना रहा। तवक्को नहीं की जा सकती। नीले गुंबद वाली हवेली में जब भी गए, बड़ा रख रखाव, बड़ी एक तहजीब, बड़ा एक कल्चर, और बड़ा एक मिलनसार एटीट्यूड मिला हमें वहाँ पे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, यहाँ पे सारा एक आपकी कोई ग्रिप नहीं थी शो में, जबकि आप मेज़बान हैं। अदरवाइज तो आप हिलने नहीं देते किसी को। तो उस दिन पता नहीं क्यों आपने वो अपनी फिल्म की, एक आर्टिस्ट है, मुझे तो अब पता चला कि वो आपकी फिल्म में काम कर चुकी है वो खातून। खैर उनके हवाले से तो मैं अभी डिस्कस करना शुरू करूं तो मैं 10 प्रोग्राम कर दूं। लेकिन अगर आइंदा भी किसी फिल्म में अगर वो आपकी आर्टिस्ट हैं तो उनको प्रमोट करने का ये तरीका नहीं है। अगर ऐसी कोई बात भी नहीं है तो किस तरह कोई मेजबान अपने 2 मेहमानों में अगर कोई बर्तन खड़क गए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, नोकझोंक हो गई है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो किसी एक को आप कैसे कह सकते हैं कि आप चले जाएं, जबकि आपकी जात पे कोई बात भी ना की हो? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अल्लाह ताला की जात पसंद करती है, माफी मांग ले। ये सुन्नत है नबी पाक की। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपने ये कर लिया है, सॉरी कर ले। आपने अभी तक नहीं किया। आपका ट्वीट जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। जी सर। अच्छा, इसका जो असल एंगल है ना वो लोगों को नहीं पता। जी सर। इरशाद भट्टी ने मुझे ना काफी अरसे से कहा था कि पॉडकास्ट करें मेरे साथ। अच्छा, चूंकि इरशाद भट्टी हर जगह जाके ना लोगों के साथ बदतमीजी करता है। आप देख लें, कोई चाहे वो उलमा हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी, और वो करता भी इमरान खान की वजह से। इमरान खान की वजह से रेटिंग मिलती है उसको। तो मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा और एडिटिंग कर देगा बाद में। मैंने कहा अगर करनी है ना पॉडकास्ट तो लाइव करो। लाइव करूंगा। तो 3 दफा इसने मुझे पूछा, तीनों दफा मैंने इसको कहा कि लाइव करूंगा तो लाइव कर लो। ये भाग गया, इसे नहीं किया। तो एक्चुअली ये इन्होंने बुलाया मुझे बड़े तरीके से है। इन्होंने उस शो पे मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो सारे बैठे हुए थे सिवाय इसके। मैं, शामी साहब, सुहेल बड़ाइच साहब, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, सामिया लड़की हैं, एक शायर थे, और ये अदाकारा थी, और एक चेयर खाली थी। मुझे समझ नहीं आई कि कौन है। तो जब पता चला तो उस वक्त पता चला जब मेरे साथ आके बैठ गया ये। अब मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने कहा यार, जब इसके प्रोड्यूसर को पता है कि मैंने इसके साथ नहीं बैठना, पॉडकास्ट तक नहीं की, तो क्यों मेरे साथ बिठा दिया आगे? ये जरूर कोई शरारत के मूड में है। अच्छा, जब मैंने अपनी बात शुरू की तो उसमें इमरान खान का कोई जिक्र हो गया, तो मैंने इमरान खान को तनकीद की। इसने मेरे पे तनकीद शुरू कर दी। अच्छा, जो होता है ना तरीका ये होता है कि अगर मैं किसी के बारे में कोई बात कर रहा हूं तो आप भी उसी के बारे में वो बात रिफ्यूट करें। आप कहें जी कि ऐसा नहीं है, वो ऐसे है।
आप कहें जी आप भी तो ऐसे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मैंने पहले तो सुन लिया, थोड़ी देर के बाद फिर कोई बात हुई, मैंने कोई बात की तो इसने फिर ये किया। तो मैंने इसे कहा यार कि आप ना पहले तो ये बताओ कि बैठे कैसे हो यहाँ पे आके, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे साथ आके बैठ गए। मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लाइव करो, आप आगे इधर बैठ गए हो। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर खड़ा हुआ था, मैंने कहा ये आपको मैंने कहा था कि इसके साथ मैंने नहीं बैठना, आपने क्यों बिठाया इसको मेरे साथ। अब सारे जो लोग थे वो परेशान के ये असल में हुआ क्या है। तो जब मैंने उसको ज़्यादा इस तरह कहा 2-3 दफ़ा, तो ये इसने अपना माइक उतारा और उठ के चला गया कि जी मेरी बड़ी इंसल्ट हो रही है। इस पे फिर कामरान शायद भी उसके पीछे चला गया कि उसको मनाने गया होगा, जो कि ठीक है, उनका एक सहाफती कबीला होता है तो वो ठीक है। थोड़ी देर के बाद मुझे आए कि कहा इस शो का ही कोई असिस्टेंट था, उसने कहा कि वो कामरान भाई बुला रहे हैं आपको, तो आप, मैंने कहा शायद वो कोई सुलह कराने के उसमें है। रास्ते में मैंने पूछा कहाँ बुला रहे हैं, उन्होंने कहा जी जवाद भाई असल में ना हम बड़ी माजरत करते हैं आपके साथ, ये जो है ना मामला ये ज़्यादा ख़राब हो गया ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये शो कर सकते हैं, तो हम ये शो ख़त्म कर रहे हैं, शो बंद कर रहे हैं। और अभी कितने दुरानिये की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? 40 मिनट्स की हुई थी। 40 मिनट। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे समझ आ गई कि ये शो होगा, क्योंकि 3 दिन का शो था वो, 40 मिनट्स में तो आप 3 दिन नहीं निकाल सकते। और मेरा तो एक्सपीरियंस 25 साल का है मीडिया का, मैं भी चला गया। तो बाद में मैंने फिर इनको टेक्स्ट भी किया, कामरान को भी किया, प्रोड्यूसर को भी किया। मैंने कहा अगर आपने प्रोग्राम ये चलाया ना तो टोटल जो पूरा प्रोग्राम है वो चलाएं, ये आपने काटना नहीं है। अगर आपने काटा तो मैं लीगल एक्शन कर सकता हूँ आपके खिलाफ, इसको समझेंगे ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ये सेट पे बहस हो रही है? नहीं, ये मैंने इनको बाद में जाके टेक्स्ट किया तो राइट, और फिर मुझे वो टेक्स्ट करके ख़त्म होगी बात। तो इन्होंने शुक्र है कि जो मेरी तनकीद थी वो भी चलाई है, लेकिन उन्होंने वो काट दिया हिस्सा जिसमें शाद भट्टी गया है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ वो ये कि एक तो इन्होंने सबके बारे में बातें कहलवाई हैं, सारों ने सुनी है। मैं बड़ा हैरान था कि क्यों सुनी है। एक कल की अदाकारा है, वो आगे पता नहीं क्या बोल रही है आपको और आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मेरे बारे में जो बात की गई है वो तो मैं वहाँ था ही नहीं, मेरे सामने उसकी मजाल नहीं होनी थी कि वो ये बात करती, क्योंकि वो सारी उम्र तो मुझे होस्ट करती रही है, तारीफें करके बुलाती रही है, अभी भी पड़ी हुई हैं वो तारीफें जो सारी उसने की हुई हैं मुझे बुलाने के लिए जो करते हैं गेस्ट को। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच साहब के साथ हुआ है ना, अगर शाद भट्टी का आपने काटा है जो मैंने उसके साथ जो बात की है, ठीक है, तो फिर आपको सुहेल वड़ाइच साहब वाला भी काटना चाहिए था, क्योंकि ये जो है कि आप किसी इतने बड़े जर्नलिस्ट को आप स्वीपर कह रहे हैं कि जी तपड़ी मार रहे हैं, तो आपको तो ये होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए हुआ है नहीं, ये आपको मैं बता दूं कि जब मैंने तनकीद की थी ना इमरान खान पे, और फिर उसकी जो जाली मदीना की रियासत, और फिर इसके डांस की, और फिर एक्टिंग की कि तुम किस किस चक्कर में तुम्हारी तो डांस ही खत्म हो जाएगा, ये मुल्क जो है बड़ा प्रोग्रेसिव सा मुल्क है, इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने मेरी हाँ में हाँ मिला दी थी। ओके, जब उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई थी ना, तो उन्होंने पूरा ये कहा था कि हम तो चाहते हैं कि आप पर्दे में रह के ही अब एक्टिंग करें। तो मेरा ख्याल इस चिड़ में ना उसने उनको बहुत ज्यादा ही कुछ कह दिया, ये असल मामला हुआ है। आप पार्टी चलाते हैं, जाहिर है जो पार्टी को हेड कर रहा होता है कि डेरा चलाना पड़ता है आपको, लोगों के मसाइल सुनने पड़ते हैं, कचहरी लगानी पड़ती, लोग आते हैं जाते हैं, आप उनके मसले मसाइल के लिए उनके साथ जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि दो मेहमान आपस में झगड़ पड़े, या तो फिर आप दोनों को खुदा हाफिज कहेंगे? ऐसे ही आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि जबकि मेजबान के साथ आपका इशू ही कोई नहीं है, और मेजबान आपको पैगाम भिजवा दे कि जवाद साहब शो जो है हमें या बंद करना पड़ेगा या आप चले जाएं, इसका मतलब तो यही है, और आप आ गए। कामरान को तो मैं छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ, और एक्चुअली मुझे जवाद भाई कहता है, मसला ये है, और मैं इसको ये भी पता है कि मैं शाहिद साहब भी कितनी इज्जत करता हूँ, और शाहिद साहब एक बहुत टावरिंग आदमी, अपने जमाने के बड़े हीरो थे, और वो मुझे एक बार मिले थे तो बड़े प्यार से मिले थे, तो इसको पता भी है इस बात का। अब मसला सारा ये है कि जब एक आदमी को सियासतदान के तौर पे आप बुलाते हैं, अब मैं सिर्फ सिंगर तो नहीं हूं ना, वैसे तो मैंने फिल्में भी बनाई हैं, सिंगर भी था, लेकिन अब मैं सियासतदान हूँ, समाजी कारकुन भी रहा हूँ मैं, आपको तो पता है इस बात का, हेल्थ एजुकेशन में बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन सियासत में आने के बाद ना आपकी इज्जत एक और तरह की हो जाती है। आपने लोगों को लीड करना होता है, आपने उनको फलसफा देना होता है, उनको नजरिया देना होता है, लोग आपकी इज्जत करते हैं इस तरह के ये हमें कुछ सिखा रहा है, आप टीचर का रोल अदा कर रहे होते हैं। ऐसे आदमी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर हम वहाँ इमरान खान को बैठा होता, ये सारे उसके फैन बने हुए थे ना,
ये दोनों लोग, इरशाद भट्टी और ये अदाकारा, और इमरान खान बैठा होता और आप उसके बारे में भी ये पूछते कि अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, और आप आगे से कह देते जी कि ये तो मोची होते। तो इमरान खान को आप जो मर्जी कह लें, मोची तो नहीं कह सकते ना, मोची तो नहीं है वो, तो उसका क्या जाना था? आपने जो आसमान पे थूका है वो आपके मुंह पे आएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरा तो ख्याल है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। ये शायद टीवी की हिस्ट्री में इस तरह का काम पहली दफा हुआ है कि आपने एक अदाकारा को बिठा के तो सीनियर लोगों की जो है उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करवाई है और फिर एडिट किए बगैर चला दी है। आपने अपनी गुफ्तगू में कामरान शाहिद और इरशाद भट्टी के बारे में एक वर्ड यूज किया कि एक साफती रिश्ता होता है। हाँ, मैं बता दूं ये दोनों साफी नहीं है, अच्छा। दोनों का जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एंकर है 35 मिनट के, और इनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो आगे बढ़ते हैं सर। वालदा आज हयात होती तो सिंगिंग से जो आप बेवफाई करते आ रहे हैं वो करने देती, और पॉलिटिक्स जिस अंदाज की आप कर रहे हैं इनकलाबी, वो करने देती आप? उनको पता था शुरू से कि ये इसने क्या करना। आखिरकार अबू को भी पता था। मेरे अबू कहते थे कि अब दोनों प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के और उनका नौजवानों के साथ बड़ा राब्ता था। अबू उनको कहते थे कि अबू मुझे कहते थे, जब फौत हो गई 2008 में, तो अबू ने 15 साल मेरे साथ भी गुजारे हैं, हमारी फैमिली के साथ, बाकी की जब थी। तो वो कहते थे कि मेरी मतलब तुम्हारी अम्मी मुझे ही कहती थी कि ये जो हमारा लड़का है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, ये लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में ना बड़ा सेंसिटिवली सोचता है, डीपली सोचता है, तो इसको ज़रा ध्यान से पालना है हमने। ये को बचपन से कोई उन्होंने कहा हुआ था मेरे अबू को। तो वो ज़ाहिर बात है, वालदा ना हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। वालदा के फौत होने के बाद, और ये तो सानेहा जिन पे भी गुजरता है उन सबको पता है कि बहुत अरसे तक तो मैं घर के अंदर आता था, रात को लेट अगर शो करके आया हूँ या कुछ, तो फजर के टाइम पे वो होती थी खड़ी किचन में और वो बना रही होती थी चाय, और अबू अम्मी ने सुबह सुबह मॉर्निंग टी जो पीते थे। तो वो मैं एक दफ़ा ये हुआ कि, कई दफ़ा वैसे हुआ, लेकिन एक दफ़ा तो ये हुआ कि मैंने सोचा कि अम्मी इस वक्त होंगी अंदर किचन में। मैं किचन में गया, किचन का फिर दरवाज़ा दूसरा खोला और मैं उससे भी बाहर निकल आया क्योंकि नहीं थी। तो मैंने सोचा कमरे में होंगी। कमरे के सामने जब पहुंचा हूँ तो याद आया कि वो तो है ही नहीं। ये जियोआर वाले घर की बात, ये नहीं, जॉर्डन वाले घर की बात? जॉर्डन की बात, हाँ। अच्छा। तो अबू अकेले वहाँ सोए हुए थे, तो वो नजर भी आए, वो दरवाज़ा खोल के सोते थे, क्योंकि वो कहते ना कि उनको कोई फिक्र ही नहीं थी, घर में सारे बच्चे होते थे। तो वो मैंने देख लिया, मैं फिर वापस चला गया। तो वो मुझे उस दिन पहली दफ़ा सही वाला रोना आया। तो मुझे अम्मी तो याद आती रहती हैं, वालिद साहब भी अब तो याद आते हैं। ईद गुजरी है अभी, जाहिर है उनके बगैर जी, तो ईद वाले दिन तो मज़ा नहीं आता। तो फिर जाहिर है माँ बाप के बगैर नहीं मज़ा आता। हाँ, कुर्बानी शुरबानी की? हाँ जी, वो तो जैसे सारे करते हैं, और जो रूटीन होता है वो तो सारा करते ही हैं सब। तो इस दफ़ा लेकिन मेरे दोनों भाई नहीं थे, एक कनाडा में है, एक इंग्लैंड में है, और जो बहन है वो इधर लाहौर में होती हैं, उनसे मुलाकात हुई है 2 दफ़ा। तो अच्छा गुजर गया बस। बेशुमार ऑफर्स आपने ठुकराई मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से और मुक्तदरा की तरफ से। आप समझते हैं कि ये जो इक़्तिदार साज फैक्ट्री है उससे गुजरे बगैर आपको पार्लिमानी सियासत करने दी जाएगी इस मुल्क में और आपको वो रास्ता मिल जाएगा? असल में मैंने जो इनकलाबी किताबें पढ़ी हैं और फिर इनकलाबियों की हिस्ट्री पढ़ी है ना, और फिर वालिद साहब के साथ भी जो भी गुफ्तगू रही है बाएं बाजू की पार्टी बनाने के हवाले से, तो मुझे एक बात पता है कि आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड सियासत जब करते हैं, कभी भी आप ये समझते हैं कि मैं इसमें घुस जाऊंगा तो बाद में निकल आऊंगा, बाद में निकल नहीं सकते आप। तो वो इमरान खान ने भी देख लिया है, जो बाकी थे जिनके अंदर कोई जाली या असली इनकलाबीपन कोई है, तो वो उन्होंने देख लिया है सबने करके। अल्ताफ हुसैन ने भी देख लिया है, वो भी तो थोड़े बहुत इनकलाबी थे। तो अगर आपने कोई मूवमेंट खड़ी करनी है ना, तहरीक खड़ी करनी है, तो वो भी लोगों की, आम लोगों की, उसके लिए आपको बड़ी मार खानी पड़ेगी, आपको इंसल्ट भी करवानी पड़ेगी, आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी,
लेकिन अगर आपने उस दौरान बूट पॉलिश शुरू कर दी है, या उस दौरान आपने अमीरों को साथ में लाना शुरू कर दिया, जिनके अशराफिया के सामने आपने सियासी जद्दोजहद रखनी है आम लोगों की, और या आपने मजहब फरोशी शुरू कर दी, आपने इस तरफ लगा दिया लोगों को, जैसे पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव फेस खराब हो के रिग्रेसिव हो जाए, और फिर आपने साथ जो है वो हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ इसके अलावा भी किया, तो आप सियासी पार्टी नहीं बना सकते। फिर आप एक जत्था बना सकते हैं, वो उन सबने बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि पावर पॉलिटिक्स में अवामी लोग आ सकते हैं जब तक वो अपने बलबूते पे खड़े नहीं होते। अपने बलबूते पे खड़ा होना होता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में पैसे के बगैर सियासत मुमकिन नहीं है। हाँ जी, नहीं यहाँ है। तो पैसा चाहिए जी। आप अगर इलेक्शन लड़ना है, आपने तो इलेक्शन लड़े, आपने 3 दफा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, आपने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, या बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ लड़ा, बिलावल को और शहबाज शरीफ के, आपने क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ लड़ा, हाँ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन जी लड़ा। जी। एमपी एक इलेक्शन करोड़ों में लड़ा जाता है सर। मैंने कहा तो उससे भी ज्यादा पैसों में लड़ा जाता है, और ये कोई लंदन नहीं है कि मोहम्मद सादिक जो है मेयर बन जाएगा। ये तो पाकिस्तान है। तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कहाँ से आती है, कैसे करते हैं मैनेज? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, वो सिंबॉलिक था। मुझे बल्कि आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी, मतलब मेरे से शायद उम्र भी बड़े हैं, हामिद मीर साहब जो हैं, जर्नलिस्ट हैं काफ़ी बड़े पाकिस्तान के, इन्होंने मुझे कहा कि आप 3 जगह से क्यों लड़ रहे हैं और इन तीनों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। मैंने कहा जी, मैंने पॉइंट प्रूव करना है कि ये तीनों सरमायादार जागीरदार माफियाज की पार्टीज हैं, खरबपति अरबपति लोग चलाते हैं, अरबों के उनके पास मकान है सबके, और मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, और मैंने जितने पैसे कमाए उसमें से ज़्यादातर जो मैंने ऐसे ही इन्हीं चीज़ों में लगा दिए हैं। आपको पता, तालीम के काम से लेके सियासी पार्टी बनाने से पहले जो इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, फिर राइट्स फॉर इक्वालिटी तंजीमें चलाते रहे हम, अब पार्टी में भी पैसे लग रहे हैं, 7 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा जी, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इनके खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ ना, मिडिल क्लास का आदमी, इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के सामने, और वो भी इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, नहीं तो मैं उनके खिलाफ खड़ा होता। तो अगर मैं उनके खिलाफ खड़ा होता हूँ तो उसका मतलब ये है कि आइंदा जितने भी बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके सामने भी मेरी पार्टी के आम लोग बहादुरी के साथ खड़े होंगे कि देखी जाएगी। और मैंने कोई लड़ना तो जीतने के लिए है नहीं, इनसे कौन जीत सकता है इस वक्त। मेरी पार्टी बने हुए चंद महीने हुए थे। इन्हों को तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हार गए। बिल्कुल। इनकी जो वोटर लिस्ट है ना, हाँ, इनके सामने तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लड़ा दें, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, और वो पाकिस्तान बनाने का एक जो है ना एजाज लेने की गर्ज से इलेक्शन लड़ने आ जाए, हरा देंगे उन्होंने। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कायदे आज़म साहब के डब्बे चो निकलने ने 3300, इन्हों का निकलने ने हाँ, 2.25 लाख। हाँ, यहाँ पे 8000 वाले के 2.25 लाख निकले, 2.25 लाख वाले के 12,000 निकले। बिल्कुल ये तो हुआ है ना, ये तो सर इस मुल्क में हुआ है। बिल्कुल हुआ है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 2 करोड़, जब मैं, इतनी बड़ी बात आपको लगेगी, लेकिन ये बड़ी बात इतनी है नहीं जितनी लग रही है। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। ठीक है। अगर कोई पार्टी अपना ये मार्क लोगों के दिलों में सबत कर देती है, मोहर सबत कर देती है कि हम आम लोगों की पार्टी हैं, हम पैसे बनाने नहीं आए, हम तो उल्टा पैसे लगा रहे हैं, हम आम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने मकान भी बड़े नहीं लेने हैं, हमने गाड़ी भी छोटी कर लेनी है, और तो आप लोगों को लीडरशिप देनी है, खुद इलेक्शन में नहीं लड़ना। तो अगर आप लोग, पैसा तो चाहिए सियासत के लिए, अगर आप लोग सिर्फ 100 रुपया भी देना, हम 1 करोड़ की चलें बात कर लेते हैं, 1 करोड़ मेंबरशिप हो पार्टी की, ये तहरीक चल पड़े, और 100 रुपया महीना सिर्फ दें, तो 1 अरब रुपया महीना बनता है, और 12 अरब रुपया साल का बनता है। ये अवाम की पार्टी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और अगर 2 करोड़ मेंबरशिप हो, मेंबरशिप जिसके अंदर से लीडर बन रहे हैं, लीडर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, तो फिर तो ये बन जाता है 24 अरब रुपया। तो देखें, लोगों को ये बात समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह लेबर पार्टी जो है इंग्लैंड में, वो तो लोगों के फंड से चलती है। बनी सैंडर्स ने जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर अपने लिए इलेक्शन के लिए राह हमवार की, उसने नौजवानों से जाके बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशंस किए और वहाँ भी पैसे जमा किए। इसी तरह आम आदमी पार्टी जो इंडिया में है, वो आम लोगों के पैसों से चल रही है। आम आदमी पार्टी को क्यों कोई बहुत ज़्यादा अमीर कबीर आदमी पैसे देगा? वो तो आम लोगों की पार्टी है, वो तो उसका इंटरेस्ट देखेगी, वो आपका थोड़ी देखेगी। तो ये पार्टियां चल ही नहीं सकती जब तक आम लोग इनकी मदद को ना आए और अपनी पार्टी समझ के ना आए। तो ये एक लंबा रास्ता है
लेकिन ये छोटा भी हो सकता है। ये कोई तारीख में ऐसे लम्हे आते हैं, कहते हैं कि जबकि सदियों का वक्त एक लम्हे में गुजर जाता है और कई दफ़ा लम्हे जो हैं वो सर्दियों के हो जाते हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कोई ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इतना एकदम शऊर आए, एकदम एक बने, कुव्वत बने, इस ख्याल की कुव्वत बने कि हम मिलके ये कर सकते हैं, तो कोई पता नहीं जल्दी हो जाएगी। आप जब नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं, आसिफ अली जरदारी पे तनकीद करते हैं, अशराफिया पे तनकीद करते हैं, मजदूर किसान की बात करते हैं, तो नॉर्मल दिखाई देते हैं। जब आप इमरान खान पे तनकीद करते हैं ना, तो आप नॉर्मल नहीं लग रहे होते। आपका बीपी जो है ना, मुझे पता वो है 120-80 नहीं होता। अच्छा, क्या बिगाड़ा है इमरान खान ने यार? वो भी क्रिकेट खेलता रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप एक क्रिकेटर का रिश्ता ही समझ के आप हाथ थोड़ा रख लिया करें। क्यों करते हैं आप इस तरह इमरान? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सबसे पहले इमरान पे तनकीद शुरू की जब इन्होंने, मैं इनको बहुत मिला हुआ हूं लाइफ में, मतलब मेरी बड़ी मुलाकातें रही हैं और मेरे इन्होंने गाने सुने, मैं गाड़ी में बैठ के मेरी मतलब अच्छा खासा क्लोज ताल्लुक रहा है कि मेरी शादी पे आना था इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार वो मैं अभी बच्चे जो है ना मेरे आए हैं तो धुंध हो गई है, मैं इधर के रुक गया ना तो मैं मोटरवे पे नहीं जा सकूंगा, तो मैं माजरत करता हूँ। तो यहाँ तक मेरा उनके साथ रहा है। यानी कि इमरान खान आपकी शादी पे इनवाइट थे? हाँ हाँ, कमाल है। उस वक्त तक तो यार ये बात है 2006 की, मुझे क्या पता था कि ये बंदा करेगा क्या बाद में। वो गैरिजन में जो वलीमा था वहां आना था? हाँ हाँ बिल्कुल। यार तो फिर तो आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। मैं तो वो बता रहा हूँ जो है, जो कि इमरान, इतना करीबी आपका ताल्लुक है, जो कि इमरान खान भी डिनाई नहीं कर सकते, वो मैं वो अच्छा। बात बता रहा हूँ ना। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब मैंने देखा ना कि यार ये आदमी जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं एक खरबपति औरत के पास जो इनको छोड़ गई है, और वो सिर्फ अपने लाइक्स और वो कमेंट्स के लिए पाकिस्तानियों के साथ लगी रहती है। अदरवाइज उसका पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है, वो तो जाहिर है ब्रिटिश औरत है। एग्जैक्टली। और फिर रहते भी ये बच्चे जो हैं ये सेहूनी घर में, हम तो पहले नहीं कहते थे लेकिन अब तो सबको पता है ना कि ये एक ज़ायनिस्ट फैमिली है। इसके जो मामू है ना, जो कासिम और सलमान के जो मामू हैं, जैक गोल्डस्मिथ और बेन गोल्डस्मिथ, इनका जो जितना भी आप मीडिया देख लें तो ये सारे इजराइल को सपोर्ट करते हैं और पैलेस्टीन के खिलाफ हैं। ये खिलाफ इस तरह की जंग होती है तो पैलेस्टीन के साथ खड़े नहीं होते, ये इजराइल के साथ खड़े होते हैं। और ये बाकायदा कहते हैं कि ये पैलेस्टीन को बाज आना चाहिए, जो ये करते हैं। और इमरान खान का एक्स जो ससुराल है, इन लॉज हैं, वो इसराइल के साथ खड़े हैं। हाँ हाँ, फलस्तीन के साथ नहीं है, वो ज़ायनिस्ट हैं। अच्छा। और मैं तो ये समझता हूँ कि देखें गोल्डस्मिथ फैमिली जो है ना, ये इन्होंने इजराइल को बाकायदा सपोर्ट एज अ स्टेट किया है। और अगर इजराइल के बड़े सपोर्टर को दुनिया में हैं, जो कि खरबपति लोग हैं, जो पुराने बड़े जूस होते हैं, उनमें से एक ये हैं। तो ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तजाद इमरान खान की जो ज़िंदगी में थे ना, पता थे लेकिन हम बोलते नहीं थे। लेकिन जब इस आदमी ने यहाँ पे मदीना की रियासत की बात शुरू की ना, नहीं देखें इस मुल्क में मजहबी जमातें जो है ना, वो भी जो है जो मर्जी कर लें। और फिर इमरान खान तो वैसे ही आपको पता है, वो तो मजहबी जितना है सबको मालूम है, मुनाफिकत वाला मामला है सारा। ये इनमें से कोई मदीना की रियासत नहीं बना सकता। वो जिन्होंने बनाई थी उनके पैरों की खाक भी नहीं है कोई। बेशक। तो मसला ये है कि इनका नाम लेना और उनकी बात करना, इससे लोग जज्बाती होते हैं। जब जज्बाती होते हैं तो आप उनको कहीं और तरफ लेके चल पड़ते हैं। फिर तो आखिरकार ये बंदा इस हद तक आ गया कि इसने कहा कि जी खुदा मुझे तैयार कर रहा था। यार आप कोई अकल करें। मतलब पहले तो मुझे इस बात पे गुस्सा है कि ये क्या करता है, मतलब इसकी ज़िंदगी कुछ और है। फिर उसके ऑडियोज़ देख लें। मतलब मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, ज़ाती ज़िंदगी सियासतदान की बड़ी अहम होती है। अगर आपने किसी सियासतदान की तजादात और मुनाफिकतें देखनी है तो आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी में घुसें। ये उल्टा कहता है कि ना घुसें, क्योंकि ये डरता है इस बात से, क्योंकि इसने बेचना जो है मतलब, तो मेरे पे घुस जाएंगे तो क्या करेंगे। असल में घुसना ही अपने ज़ाती ज़िंदगी में होता है, क्योंकि आपको उसे पता क्या लगता है, पता आपको ये लगता है कि क्या ये बंदा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और अपने जो सियासी ज़िंदगी है उसके अंदर कोई अगर मुनाफिकत कर रहा है तो क्या ये काबिल एतबार है कि ये लोगों के लिए कुछ कर सकेगा। अगर इस पे काबिल एतबार नहीं है तो उसमें भी काबिल एतबार नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो कहते हैं ना एक एनालिसिस होता है। और ये मेरे पे भी किया जाए, सब पे किया जाए। ज़ाती ज़िंदगी में घुसें, जाके देखेंगे ज़ाती ज़िंदगी इनकी कैसी है। अच्छा, एक तो ये था। फिर बाद में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पहले अमीरों को लेना शुरू कर दिया। पहले कहते थे जी वो तो मैं तो
आम लोगों की पार्टी बनाऊंगा, इलेक्टेबल्स को ले लिया। मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है। उसके बाद अगली बात क्या की, अच्छा अभी तक ये होना शुरू हो गया हाँ, और आपका राब्ता है, एक ताल्लुक है अभी तक? 2010 तक मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं 2013 में तो इमरान खान ने मुझे फोन किया ना, ठीक है, मतलब कहलवाया पहले और फिर बाद में खुद कहा क्या कहा कि इमरान पार्टी में खान ने जब कॉल की? पार्टी में आ जाए ना। अच्छा, हाँ, तरीके दावत इंसाफ दी? में। नहीं, मैं वो बताने लगा था कि इमरान खान ने पहले 3 जगह से कहलवाया। वो मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा सिंगर है, उसका मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता, वो कहता है कि मेरा नाम आपने नहीं लेना। वो बहुत बड़ा सिंगर है, कराची में है, लेकिन उसने मुझे कहा 2 दफा कि खान साहब कह रहे हैं कि जवाद से पूछ लो पार्टी में आना है, क्योंकि मैं तो नौजवानों को चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार जो ये काम कर रहे हैं ना, पार्टी में आना नहीं बनता, तो मैं तो नहीं जा सकता। तो मैं तो बाएं बाजू की पार्टी बनाना चाहता हूँ, मतलब उसमें जाऊंगा अगर कोई बनेगी, या खुद बना लेंगे बाद में। तो ये पहले हुआ। फिर लियाकत बलोच जो है ना, मेरे साथ बैठे हुए थे जब इमरान खान ने मुझे तीसरी दफा कहा, वो गवाह हैं इसके। और लियाकत बलोच ने एक दफा कह भी दिया एक प्रोग्राम में कि मुझे तो जवाद को इमरान खान ने मेरे सामने कहा था कि पार्टी में आए। और चौथी दफा जो है वो कॉल नहीं, वो टेक्स्ट पे इन्होंने मुझे कहा यार अगर आप पार्टी में होते जवाद साहब, तो हो सकता है बुज़दार की जगह वज़ीर होते, और पंजाब जो है बड़ा एक म्यूजिकल पंजाब होता, एक कल्चरल पंजाब होता, तो मैं तो उसकी तरक्की होती बिल्कुल, और एक असल पंजाब जो है वो सामने आता। तो क्यों आपने इनकार कर दिया? मैं चीफ मिनिस्टर तो खैर शायद मैं तो बनना ही नहीं चाहता, कोई भी कुछ भी चीज जो कर लिया उसको कर लिया। लेकिन एक बात पक्की है कि जब भी हमारी पार्टी आएगी ना, ये आप ठीक कह रहे हैं, इस मुल्क में खुशियां होंगी, इस मुल्क में म्यूजिक होगा, इस मुल्क में, मैं भागे दौल कह रहा हूँ। देखिए हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम एनलाइटेंड लोग हैं, हम प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल चाहते हैं तमाम लोगों को। अगर आपकी बेगम के पास ये प्रिविलेज है कि वो बुर्गे में रह के सारे काम उनके लाइफ के हो रहे हैं, तो जो औरत बेचारी अपने घर से इसलिए निकलती है क्योंकि उसके बच्चे अच्छी तालीम नहीं ले सकेंगे, अगर वो जॉब नहीं करेगी और जॉब में बुर्का पहन के की नहीं जा सकती, तो मेरे लिए दोनों उतने ही काबिल इज्जत हैं। तो मैं तो उन दोनों के लिए लड़ूंगा ना, एक के लिए नहीं। और ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि वो पर्देदार है इसलिए इज्जतदार है, वो औरत भी इज्जतदार है, बल्कि जितनी मेहनत वो कर रही है वो शायद उसकी इज्जत और ज्यादा है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो हम तो इस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, तो इस तरह का पाकिस्तान होना था। तो हमने तो इस मुल्क में जो है लोगों को एंटरटेन भी करना था, एंजॉय भी कराना था, और साथ उनको ये भी कहना था कि भाई इससे निकल जाओ कि इस मुल्क के अंदर आपको गरीब खुदा ने रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा जो है ना आपके साथ इन्होंने खेल खेला है। ये निज़ाम खुदा नहीं चला रहा, सियासी निज़ाम, उसकी बात कर रहा हूँ। सूरज चांद सितारों की बात नहीं कर रहा, वो तो हमें से कोई सोच भी नहीं सकता कि हम तो वो कहते हैं ना कीड़े मकोड़े भी नहीं है इस मामले में। लेकिन ये जो सियासी निज़ाम है तो सबको पता कि कौन चला रहा है। भाई मिनिमम वेज कौन करता डिटरमिन कि जी 37,000 मिनिमम वेज होगी, जिसके ऊपर मिनिमम वेज मिलना शुरू हो जाती है, इतनी से ऊपर नहीं मिलती, बिल्कुल, तो वो कौन करता है डिसाइड? वो खुदा तो नहीं करता नौज़बिल्ला, वो तो ये लोग करते हैं। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सब झूठ है। गुर्बत और इमारत जो है ये सिस्टम कर रहा होता है, सिस्टम अमीर गरीब बना रहा होता है। सिस्टम चला कौन रहा है वो डिटरमिन करेगा कि अमीर कितने होंगे और गरीब कितने होंगे। अगर सिस्टम अमीर चलाएंगे तो गरीब ही गरीब होंगे, और अगर सिस्टम जो है वो आम लोग चलाएंगे तो गुर्बत जो है सबसे पहले खत्म होगी, और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही गुर्बत है। तो इसलिए देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने इलेक्टेबल्स के बाद जो चौथा काम किया ना, वो बूट पॉलिश शुरू कर दी। तो कितने कॉम्प्रोमाइज करेंगे भाई आप, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आपने वजीर आजम बनना है। सर बूट पॉलिश करना कोई बुराई तो नहीं है। मैं परसों बेटे को कह रहा था, मैं कहा यार मेरे बूट पॉलिश कर दो। वो जो पड़े होते हैं जूते, कभी मैं खुद भी कर लेता हूँ, कभी बेटा कर देता है, उसमें तो क्या बुराई है? हाँ, लेकिन वो दूसरों के बूट पॉलिश करने में बुराई है, और वो भी बड़े वाले बूट। सर किसी मुझे इतने बड़े बूट होते हैं। अच्छा नहीं सर, मुझे तो ऐसे बूटों का पता ही नहीं है। वैसे दूसरों के भी बंदा कर दे तो ये तो किसी की हेल्प करना है ना, क्योंकि आप वो आदमी नहीं है ना जो पॉलिश किसी के बूट कर सके, और बड़ा बूट करने में तो टाइम भी ज्यादा लगता है। मसला ये है कि तो फिर वही बूट सर में पड़ गया खान साहब के। सबसे बड़ा दुश्मन वो मुझे समझते हैं, हालांकि मैं तो भाई इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। आपने मुझे दुश्मन बनाया हुआ है। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि इमरान खान एक बूट पॉलिश के मुलाजिम थे, उन्होंने बूट पॉलिश किया, उनको वजीर आजम बना दिया उनके मालिकों ने। वो मेरे मालिक नहीं है, वो मेरे मालिक नहीं बन सकते कभी। फैक्ट्री से बन गया ना वो। हाँ, वो मेरे मालिक बनेंगे जब मैं बूट पॉलिश करूंगा, मेरे को मालिक, मेरा कोई मालिक नहीं है खुदा के अलावा। लेकिन आपके तो थे,
उन्होंने आपको बनाया वजीर आजम, बना दिया, आपकी डील हुई थी ना, वो बन गया। आरटीएस बिठा दिया। उसके बाद आपने मतलब उन लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको निकाला। ठीक है, एक्चुअली अदालत ने भी नहीं निकाला। सबसे मजे की बात ये है, इमरान खान से पहले वजीर नवाज शरीफ को तो अदालत ने निकाल दिया ना, इनको तो बकायदा, जैसे कि यूसुफ गिलानी को भी निकाला था अदालत ने, इनको तो बकायदा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ जो सियासी तरीका है, और उसमें इनके खिलाफ आई और अदम एतमाद की तरीक, आईनी तरीका है, आईनी तरीका, और उसके तरीके से ये बाहर निकल गए। अब उसके पीछे कौन है कौन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, सियासत होती यही है। आपने सारे रियासत के मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं पावर के स्ट्रक्चर के अंदर, ये सबको पता है। रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर सारों की इन्वॉल्वमेंट है। ये हो नहीं सकता कि एक अदारा बिल्कुल ही लहदा हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अदारा कौन सा सुप्रीम है, वो होना चाहिए पार्लियामेंट। हमारे मुल्क में शायद उस तरह नहीं है, शायद नहीं बल्कि यकीनन नहीं है, लेकिन अदारों का अपना अपना रोल होता है। तो जब अदारों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इनको निकालना है, तो निकाल दिया उन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़ा है जिस पे मैं इनको नहीं माफ करता। मैं चाहता हूँ ये बाहर आए, मालिकों से माफी मांगे, बाहर आ जाएं और अपनी सियासत करें। लेकिन मैं इस बात नहीं माफ करता कि जी मैं इनको कह दूंगा जी आपने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, मालिकों से ये क्या मसला, किराए पे रहते हैं बनी गला है जो घर है उसके मालिक की बात करें। ये तो आजकल वो जो किराए से भी आगे चले गए हैं, ये तो ऐसे रह रहे हैं जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे मोहलत मांग के नहीं रह रहा होता कोई आदमी। ये मोहलत मांगी हुई है इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया से, एक गलीज तरीन सोशल मीडिया है इनका, गालम गलोच करने वाला, फोश गालम गलोच करने वाला। मैं तो सख्त अल्फाज बोलता हूँ ना, ये गालम गलोच करते हैं, माँ बहन की वो बातें करते हैं। तो उन्होंने मोहलत मांगी हुई कि भाई क्या मुझे छुड़ा लोगे, क्या करोड़ों लोग निकाल लोगे बाहर, उस चक्कर में बैठे हुए अंदर। मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको कि जिस दिन उनको ये पक्का पता चल गया ना कि नहीं किसी ने निकलना, तो फिर ये डील की तरफ जाएंगे भी। तो सर आपका पुराना ताल्लुक है, पैगाम भिजवा दें, किसी ने नहीं निकलना, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, बड़ी दफा बताया, मैसेज भेजे ना सर उनको। कभी कभी किसी ने नहीं निकलना, क्योंकि लोगों के लिए आपने किया कुछ नहीं। लोग वोट आपको दे सकते हैं, मायूस हो गए लोग। हाँ, लोग मायूस हैं। नहीं, लोग वोट दे देंगे। देखिए, वोट तो लोग इसलिए दे देते हैं क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो जब फौत हुई तो लोगों ने सिंपैथी का वोट दे दिया पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल सबको पता है, मार्जिन से दिया, मतलब बहुत बड़ा नहीं मैंडेट दिया, लेकिन दिया। वो उन्होंने हुकूमत बना ली। उसके बाद नवाज शरीफ वगैरह के साथ जो मामलात हो रहे थे, लोगों ने उनको वोट दे दिया अगली दफा। इमरान खान की बारी आई जब 2018 में, तो बाकायदा इम्पोज किया गया, मुसल्लत किया गया, हो गए मुसल्लत। उसके बाद जब जैसे ही लोगों ने देखा कि अप्रैल में इनको निकाला, इन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश, ये सबसे बड़ा इन्होंने गलत किया है काम। इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर दिया, बिल्कुल। इवन रियासत पे हमले। हाँ, वो तो बात की बात है ना, स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, झूठ से। अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। और भाई आप क्या हो गया आपको यार, अमेरिका कहाँ से आ गया? आपके अपने लोगों ने यहाँ पे किया है, आपके इदारों ने किया है, आपके पॉलिटिशियंस ने किया, और आपके अपने लोग इन्वॉल्व थे उसमें। सर जिसकी चोरी होती है उसके लिए सब चोर होते हैं सर। जनरल बाजवा को कहा इमरान खान ने, जब अदम एतमाद से 2 दिन पहले, मैं वाकया सुना चुका हूँ पहले ही, सिंध में एक इंडियन मिसाइल गिरा था, तो जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो इनसे रब्ता कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मैंने मिलना है आपसे। तो 2 दिन इन्होंने रब्ता नहीं किया, क्योंकि इनकी इजाजत से जवाब देना था उस मिसाइल का, चाहे एक ISPR की प्रेस रिलीज की शक्ल में वो जवाब होता। 2 दिन के बाद जब जनरल बाजवा पहुंचे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके पास, तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया ने मिसाइल जो है वो मारा है, तो उसका हमें जवाब देना है, तो आपका क्या ऑर्डर है? तो उसने कहा छोड़ें, आप उसको ये बताएं कि अदम एतमाद जो है मेरे खिलाफ आप लेके आ रहे हैं और आपके लोग। उन्होंने कहा नहीं सर, ये उसको अभी आप साइड पे करें, ये कौमी सलामती का मसला है। इमरान खान ने कहा नहीं, ये कौमी सलामती का मसला नहीं है, कौमी सलामती का मसला मेरा इख्तियार है। बिल्कुल, ये मैं आपको वाकया ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप कंफर्म कर सकते हैं। जो आदमी ये कहता है कि अगर मैं नहीं हूं तो बम मार दें आप पाकिस्तान पे, कोई फर्क नहीं, ये उसके अपने अल्फाज हैं। फिर जिस आदमी की बेवकूफ किस्म की पार्टी की जो औरतें हैं, शानदाना गुलजार एक औरत है, वो कहती है इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। फिर इमरान की जो बहनें हैं आजकल, जो अच्छा सारी उम्र इमरान की लड़ाई रही है अपनी बहनों से, सारी उम्र, बिल्कुल सही, वालिद साहब से लड़ाई रही है अपने, मतलब ये वो आदमी है जिसने 2 बेटियां छोड़ी हैं, घर वालों से भी लड़ाई रही है,
इस आदमी की खानगी जिंदगी जो है वो काबिल एतबार नहीं है, मतलब कोई इस पर एतबार नहीं कर सकता। वो आप उसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं 25 करोड़ लोगों का। आप मुझे हैरानी होती है कि स्टॉर्म की अकल पे कि आप कम से कम उस पैमाने से तो उसको जांच लें जिस पैमाने से आप जब अपनी बहन या बेटी की शादी करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका जो हस्बैंड होने वाला है वो कैसा है, उस पर एतबार किया जा सकता है। आप कम से कम क्राइटेरिया तो रखें। मैं इमरान खान को बहुत बड़ा क्रिकेट का हीरो मानता हूँ। मैं इमरान खान को फिलैंथ्रोपिस्ट भी मानता हूँ कि चलें अपने पैसे तो नहीं लगाए लेकिन लोगों के पैसे इकट्ठे करने का एक उनके अंदर एक रोल मॉडल वाला मामला था। लोग इंस्पायर होते थे, पैसे दिए, उन्होंने बना दिया, अस्पताल बना दिया। लेकिन एज सियासतदान जो है आप इमरान खान को सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रोल मॉडल बना सके। सर आप गुस्से में देखें उनकी मुल्क से लॉयल्टी को चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि लॉयल्टी है ही कोई नहीं। सर ये इंडिया पाकिस्तान जंग में हाँ, आपको जितना भी इख्तलाफ था इदारों के साथ या मुक़्तदरा के साथ या मुख्तलिफ हलकों के साथ, आपका स्टांस क्या रहा और आप इमरान खान के रवैये को, पीटीआई के स्टांस को कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान हालिया जंग में? देखिए जब जंग होती है तो मेरे पास तो तोप नहीं है, मेरे पास टैंक भी नहीं है, मेरे पास हवाई जहाज भी नहीं है, मेरे पास एटॉमिक बॉम्ब भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने जज्बे को साथ डाल सकता हूँ, कुव्वत जो हमारी मिलिट्री की है, या मैं उनको बकअप कर सकता हूँ। ये तो मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ। और कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो अगर लड़ाई बड़ी छिड़ जाए तो हम अपने अपने घरों से गरीब लोग जो हैं वो फ्राइंग पैन उठा के भी जा सकते हैं, वहाँ पे डंडे भी लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते ना। जो जंग लड़नी होती है वो फौज नहीं लड़नी होती है। जंग के दौरान जो अपनी फौज के साथ खड़ा नहीं होता वो मुल्क दुश्मन होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात तय है। वो गद्दार मैं इसलिए नहीं कहता, अजीब सा लफ्ज़ है, उसकी तो सज़ा भी मौत है, मैं नहीं कहता। मैं इमरान खान को इस हद तक नहीं समझता, लेकिन मुल्क दुश्मनी ज़रूर की है उन्होंने। इसलिए नहीं कि मुल्क से दुश्मनी है, इसलिए कि अपना आप मुल्क से ज़्यादा बड़ा है कि नहीं मुझे पहले लाओ तो मुल्क बाद में आएगा। तो ये वाला वो कहते हैं ना, परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो इमरान खान का नारा होना चाहिए सबसे पहले इमरान, सबसे पहले इमरान खान या सबसे पहले इमरान। तो इन्होंने जो कुछ किया है जंग में, नहीं मैं तो देखें ये झूठ बोलते हैं सारे, इनके जितने भी लीडर हैं ये बड़े झूठे हैं। इनमें से ज़्यादातर तो चापलूस हैं। ये इमरान खान के बूट पॉलिश करते हैं। वो आर्मी के बूट पॉलिश करता था, ये उसके करते थे। तो स्टेटस देख लें आप कि बूट पॉलिश में भी दूसरे मरले पे हैं। तो इन लोगों ने ये झूठ बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। इनकी सोशल मीडिया टीमें जो थी, बड़े बड़े अकाउंट जो थे, शहबाज गिल समेत, आदिल राजा समेत, फिर कभी कहते हैं जी वो तो हमारे साथ नहीं हो। भाई झूठ बोलते हो, आपके साथ ही हैं। ये जो आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज और वो जो मुईद पीरज़ादा, ये सारे लोग जो हैं ये इमरान के क्लोज लोग हैं, बिल्कुल क्लोज लोग। और इन्होंने जो हरकतें की, और फिर इमरान की अपनी बहन ने क्या कहा आप ये देखें ना। मतलब उस बहन ने आगे इस तरह की बातें की हैं कि डिस्करेज करने वाली, डिसहार्टन करने वाली। तो देखें इमरान तो डेफिनेटली ये चाहता होगा अंदर बैठ के कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है ना वो हार ही है, ताकि फिर पता चले कि मेरी अहमियत क्या है। वो तो वो हुआ नहीं, शुक्र है। नहीं तो मैं तो समझता हूँ कि ये आदमी जो है ये अपने लिए, देखें एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब वर्ल्ड कप जीता ना इमरान खान ने, अब मैं सारी चीज़ें याद करता हूँ ना सारी, तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि यार ये तो शुरू से ऐसा था, हमने कभी ख्याल नहीं किया। वर्ल्ड कप जीत के इसने वर्ल्ड कप उठाया, ठीक है जी, उठा के कहता है, माइक पे बोल रहा है, कहता है कि एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई एम वेरी हैप्पी दैट एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई हैव फाइनली मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप। ये एग्जैक्ट आई हैव। सारी टीम सामने खड़ी हुई है, वो सारी की शक्ल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं यार ये क्या, मियां दाद का उसमें कंट्रीब्यूशन था, वसीम अकरम का था, इंजमामुल हक का था, सबका था। हाँ, वो तो सबका ही था। सेमीफाइनल में तो इंजमाम बचा गया, हाँ सबका ही था। फाइनल में वसीम बचा गया। अच्छा मैं तो कहता हूँ चले 2-4 लोगों को छोड़े, पूरी आपने ठीक कह दिया नहीं कि पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन था भाई। तो आप ये कैसे, ये कौन बंदा कह सकता है? वही कह सकता है जिसका अपना आप हर चीज से बड़ा हो। मैं नहीं कह सकता। मतलब अगर मेरे हाथ में वर्ल्ड कप में, मैं कहूँगा कि हम बहुत, मेरी टीम और पाकिस्तान और हमने ये वर्ल्ड कप जीता। मैं ये कह सकता हूँ कभी? यार मैं सोच भी नहीं सकता मैं कहूँ कि मैंने ये वर्ल्ड कप जीता है। ये उस आदमी ने कहा था। तो देखिए इस आदमी को प्रॉब्लम ही यही है कि ये अपने आप को आगे रखता है, और उसकी वजह है
ये जिस जमाने में जितना बड़ा स्टार रहा है ना, वो ज़हनी बीमारी में तब्दील हो गई है वो चीज़। और ये होता है, देखें दुनिया में लोगों ने खुदकुशियाँ तक की हैं। जब फेम गया ना तो खुदकुशी कर ली है। वहीद मुराद साहब के बारे में कहते हैं कि फौत तो खैर वो किसी और वजह से हुए, उनके एक्सीडेंट हो गया। आपको पता होगा, आप तो बेहतर जानते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं आप। लेकिन वो उनके जो घुस गए इधर, उनका चेहरा भी ख़राब हो गया, वो डिप्रेशन में चलते गए। और डिप्रेशन लेकिन हुआ किस चीज़ का, लाइमलाइट चली गई। और नदीम जो थे वो आगे उतनी देर में वो आगे चले गए। कर्ट कोबेन, उसने खुदकुशी कर ली। आज तक पता नहीं चला कि ये जो थे माइकल जैक्सन और फिर उससे पहले एल्विस प्रेस्ले, ये कैसे फौत हुए हैं। मफरूज़े हैं सारे। तो मसला ये है कि लोग जो हैं वो जब उनके पास से फेम जाता है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इमरान खान के बारे में तारिक अली ने कहा था, ये बहुत बड़े वो हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, और वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। उन्होंने कहा था, मैं इमरान ने मुझे बुलाया, मैं लंदन में था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपसे मशवरा करना है। तो मैंने कहा मेरे से क्या मशवरा करना, मैं तो लिखारी हूँ और मैं तो ईडियोलॉग हूँ, नजरिया दान हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप वो मिला था कहीं तो लगा कि बड़ा समझदार आदमी। वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो फ्लैट में चले गए। तो इमरान खान ने उनसे क्या कहा, इमरान खान कहता है मेरी क्रिकेट हो रही है ख़त्म। तो ये वो बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, मेरी क्रिकेट हो रही है ख़त्म। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार आप लंबे चौड़े हैं, गोरे चिट्टे में, रंग भी पाकिस्तान में गोरा जो देखा जाता है, तो आप अदाकार बन जाएं। तो इमरान खान ने ना उनको ऐसे करके देखा, कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी है। तो इमरान खान ने ऐसे करके देखा, तो कहता नहीं अदाकार नहीं मैं बन सकता, वो नहीं मैंने करना। तो उन्होंने कहा तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप बताएं। कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है। नहीं, मैं आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ। तो इमरान खान का मसला सारा ये था, और वो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है बस आज तक। अच्छा सर, ये तो आपने खुद ही कह दिया कि आईनी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक ला के इनको घर भेज दिया गया। अब आ जाएं मियां नवाज शरीफ की तरफ। उनको जो है वो बेटे से पनामा आया, लेकिन अकामे में निकाल दिया गया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो फिर वो चले गए। 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो लैंड करते हैं लाहौर, और उन्हें इस यकीन दहानी के साथ लाया जाता है कि आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी जिस दिन लैंडिंग थी, उस दिन इस मुल्क में सहाफत फरोख्त हो गई थी, सहाफत बिक गई थी। बिल्कुल वो आखिरी दिन था इस मुल्क में सहाफत का। जंग अखबार, डॉन, द न्यूज, नवाए वक्त, खबरें, पाकिस्तान, सबकी लीड थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम। लीड बिक गई थी ना सर, लीड नहीं कभी बिका करती। लीड उस मुल्क की उस दिन की सबसे बड़ी खबर होती है। बिल्कुल है सर। उसके बाद दूसरे नंबर पे सुपर लीड होती है, लेकिन उस दिन लीड बिकी थी। तो फिर क्या हुआ सर, नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। देखिए मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं चला उसके साथ हुआ क्या। जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ है ना, इन दोनों को मुझे लगता है पता था। और मुझे लगता है कि अब मैं बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ, मुझे लगता है कि शायद मरीम नवाज शरीफ ने ये पूरी बात अपने वालिद साहब को भी नहीं बताई, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि ये डिसाइड हो गया हुआ था कि मरीम नवाज भी आएगी और शहबाज शरीफ भी आएंगे, और ये जो है बिलावल भुट्टो को भी डेफिनेटली लाया जाएगा। देखिए ये तो एक अरेंजमेंट है। सर वो इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मरियम नवाज यहाँ से इलेक्शन जीती हैं MNA का, ये शालामार वाला हल्का, और शहबाज शरीफ जीते हैं। ऐसे ही वो कैसे आ गए, उनको पहले कैसे पता चल गया सर। नहीं, इस मुल्क में सब पहले पता चल जाता है, और पता चलता क्या है, पहले सब कुछ बसात पे हो जाता है, बाद में फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं तो पक्का ये मुझे पता है कि इमरान खान को अब तो मुझे शायद लगता है कि वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है ना, जज्बाती इधर लगा दो उधर, उधर लगा लो उधर। इसी को तो मैं तो कहता होता हूँ हम तो हिदायत देने आए हैं इस कौम को, हम तो तालीम दे रहे हैं, हम सियासत तो कर ही नहीं रहे, हम कौन सा वोट मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई कुछ समझ लो। वो पहले इमरान खान ने उधर लगाया, वोट उसको मिल गया, वोट मिला है इमरान खान को, बिल्कुल मिला है, नो डाउट। अच्छा अब शायद ना मिले, क्यों, अब जो जंग हुई है, अब लोग कहते हैं नहीं यार आर्मी तो बड़ी जरूरी है।
और ये तो इमरान तो आर्मी के खिलाफ बात कर करके एग्जैक्टली हमसे वोट ले गया, तो अब नहीं इस तरह देना, ये बुरी बात है, क्योंकि ये हद तक भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र है इनको अकल आ गई थोड़ी सी। लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है कि ये एक सेटअप है, ये सेटअप लाया गया है, और इस सेटअप को कब तक चलाना है ये भी इन लोगों के हाथ में नहीं है, कि जिनके हाथ में है वो डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या करना है। और अब तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हुए हैं, अभी देखे ना एग्रीकल्चर तक में तो वो इन्वॉल्व हैं, फिर सारी आपकी जितनी फॉरेन पॉलिसी है वो चला रहे हैं। सीपेक को तो छोड़ें, आपकी जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, आपके जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, आपके जो मिडल ईस्ट से ताल्लुकात हैं, यूरोप के साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ताल्लुकात हैं, ये सब जो हैं वो शहबाज शरीफ नहीं देख रहे, मरीम नवाज शरीफ नहीं देख रही, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी देख रहे हैं, वो आर्मी देख रही है, एस्टेब्लिशमेंट देख रही है, और इस दफ़ा उनके साथ बाकी इदारे भी यूनिसन में हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी ले आए सिस्टम, आप चाहे सोशलिज्म ले आए, चाहे कैपिटलिज्म ले आए, चाहे फ्री मार्केट कैपिटलिज्म ले आए, आप चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी ले आए, कोई भी आप सिस्टम उठा के ले आए, वो सारे सिस्टम अगर कुछ अर्सा चलेंगे, सस्टेन करेंगे तो ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, एक आया थोड़ी देर कुछ करने की कोशिश की, दूसरा आया उसने उसकी बेड़ागर कर दिया, अपना ले आया, तो वो आपस में, ये जमहूरियत जो है ये शर्त नहीं है तरक्की की। जमहूरियत शर्त नहीं, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ एक निज़ाम को लाने का तरीका है, निज़ाम का लंबे अरसे के लिए मुनज़्ज़म मुस्तहकम होना ये शर्त है तरक्की की। अब वो कैसे रहेगा, कई दफ़ा रियासत को खुद फैसले करने पड़ते हैं, तो जो जिस तरह के लोग रियासत को पता है, ये सारे देखिए रियासत को भी पता है ये सब कौन लोग हैं, सबकी फाइलें मौजूद हैं, मेरे अलावा जवाद अहमद की कोई फाइल नहीं है उनके पास। मैं आपको ये जो फाइल प्लॉटों की फाइलें होती हैं कौन सी फाइल? आपको तो पता है हर किस्म की फाइल होती है, प्लॉट भी होते हैं उसमें, यार तो पैसा भी होता है। ये ना कहें कि आपकी फाइल नहीं होगी, फाइल होगी, साफ सुथरी हो सकती है। हाँ, ये वही ना, यही कह लें। हाँ। क्योंकि जब मेरे पास आते हैं ना ये दोस्त जो है मेरे, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जी मैं तो आपकी इतनी इज्जत करता हूँ कि आप सोच नहीं सकते, मेरा तो गाना ऐसा है कि सारी उम्र आपके लिए ऐसे आपको करके रखेगा, वो मेरे यार तू मेरा प्यार। लेकिन हम समझते हैं कि असूली तौर पे इदारों का कोई ताल्लुक सियासत के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम चूंकि ये कहते हैं तो हम ताल्लुक रखते भी नहीं हैं। अब ये सारे तो देखें, इनके तो अपने किरदार, अपने सियासी किरदार, पैसों के मामला, दूसरे मामला, वो सारे उनके पास मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत पीटीआई हुकूमत की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रही है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये तो नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ यार, हम तो आम लोगों की हुकूमत चाहते हैं, तो हम कहाँ से सेटिस्फाइड होंगे। हम तो वो हुकूमत चाहते हैं जिसमें एक आम आदमी को हर वो चीज़ मिले जो इस मुल्क में एक अमीर आदमी को मिलती है। आम लोगों की हुकूमत है ये, इनका जाती उमरा में घर है नवाज शरीफ का, जो चाहे जब चाहे कभी भी नहीं मिल सकता उनसे। और मरियम नवाज जो है वो वज़ीर पंजाब है, आम लोगों की हुकूमत है, उसमें क्या है, सारे आम लोग। हाँ, वो आम लोगों पे हुकूमत है, आम लोगों की हुकूमत नहीं है। इंडिया से जब जंग जीता पाकिस्तान, खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई यार। देखिए हम तो इंटरनेशनलिस्ट हैं, आपको पता है मेरे ट्विटर पे मैंने लिखा हुआ है कि अ ग्लोबल एगैलिटेरियन ह्यूमन सोसाइटी एंड अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। हम तो ये चाहते हैं इस दुनिया में सारे बॉर्डर्स खुल जाएं, सारी दुनिया हर एक की हो, तो उसके लिए जो निज़ाम आना चाहिए, हम तो उस निज़ाम के दाई हैं, और उसके अंदर टूरिज्म हो, लोग जाएं जहाँ उनका दिल करता है, वो काम करें, थोड़ा सा उनके पास हर चीज़ शय हो जो दुनिया में। लेकिन हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट करते थे उनका रोल, ये वाला रूप आपके सामने था कभी कि डोनाल्ड ट्रंप एक इतना संजीदा एक्ट करेंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई बचा लेंगे? यार वो तो देखें, वो बंदा है गुंडा बदमाश आदमी है, और कैपिटलिज्म में एक्चुअली सारे गुंडे बदमाश होते हैं, वो बताते नहीं है, ये बताता है, ये कहता है कि मैं हूँ ही बस। क्योंकि कैपिटलिज्म में जब कोई आता है ना ऊपर, तो वो पैसे और ताकत के जोर पे आता है। हमारे लिए अच्छा बदमाश हुआ। हाँ, हमारे लिए अच्छा है। और मैं कह रहा हूँ कि हम तो वैसे इंटरनेशनलिस्ट हैं, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसेगा उसको नहीं हम छोड़ेंगे। फिर घर को तो बचाना जरूरी होता है। अब अगर कोई ऐसा हमसाया हो जो आपको बहुत आपसे प्यार हो, आप इकट्ठे क्रिकेट खेलते हो, लेकिन एक दिन वो पागल हो जाए, शराब पी के वो आप घर में घुसने की कोशिश करे, तो आप क्या कहेंगे? उसको भाई भाई करके उससे बात करेंगे, आप उसको 2-4 थप्पड़ मारेंगे ना, और निकलो यहाँ से।
या उसको घसीट के बाहर निकालेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये जो किया बड़ा अच्छा किया है। हमें अमन प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ये बात नहीं समझता और अगर इंडिया जो हमसे इस तरह की कोई हरकत करता है और एक्सपेक्ट करता है कि हम जवाब नहीं देंगे, तो जवाब तुम सारे देंगे। और इस मामले में आपको एक बात बताऊं, ये वही कौम है जब जलजला आया था ना, ये सारी कौम इकट्ठी निकल पड़ी थी कि जी हमने सब नहीं मदद करनी है। तो ये वही कौम है, ये है जज्बाती, जालियत भी भरी हुई है, कुछ हद तक मुनाफिकत भी काफी तक भरी हुई है, इनको हिदायत चाहिए, लेकिन जज्बाती कौम है। ये जलजलों में भी निकलती है, ये जंग में भी निकल आएगी, और ये सारे निकल आएंगे। इंडिया को पता नहीं है, ये सारे निकल आएंगे, ये सारे सिपाही बन जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप तो लड़ने आ रहे हैं आपके ख्याल में 7-8 लाख फौज से, ये जो है मिला के 25 करोड़ निकल आएंगे। तो इंडिया को ख्याल करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए उसको। सर ये जो दाढ़ी और ये सियासी गेटअप है आपका, इसने म्यूजिक से आपको बहुत दूर कर रखा। हाँ, तो म्यूजिक अब करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना यार? बहुत बड़ा जुल्म है म्यूजिक लवर्स के साथ, और इतना इतना बड़ा सॉन्ग आपने दिया, तो क्यों आप उसको, उसमें गैप क्यों आ रहा है इतना? नहीं यार, मेरा आपको बताऊं दिल ही नहीं करता। मैं उस दिन को मुझसे पूछ रहा था, एक बड़ा सिंगर था, आज भी मेरे पास नबील शौकत आया हुआ था, तो वो मेरे साथ बैठा रहा काफ़ी देर, बल्कि वही मुझसे पूछ रहा था कि जवाद भाई आप क्या कर रहे हैं, ये कुछ तो करें। बग्गा मुझे कहता रहता है कि कुछ करें। सबसे ज्यादा शोज बग्गा कर रहा है, फिर बग्गे को अलाउ कर देते हैं कि जवाद अहमद के गाने गा लिया कर। बग्गे तो जवाद अहमद के गाने गा सकता है, तुझे इजाजत है? वो तो इसलिए भी क्योंकि बग्गे ने बनाए में ज्यादातर गानों का म्यूजिक ही बग्गे का है, मेरे बग्गे का है। हाँ। लेकिन बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तो मुझे कोई शो के लिए को आता ना फोन, तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है जी 1 करोड़ रुपया दे दें। ना करने वाली गल्ला कर देते। हाँ, मैं शो तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, गाने बना लेता हूँ मैं, और वो मैं इसलिए बनाता हूँ कि दिल करता है कई दफा। अच्छा, पाकिस्तान के गाने बनाता हूँ ज्यादातर, कुछ इनकलाबी गाने हैं, एक दो मेरे को कमर्शियल गाने, कमर्शियल सेंस में नहीं कि बेचने वाले या कॉन्सर्ट करने वाले, लेकिन वो जो प्यार बिखेरने वाले होते हैं वो भी बनाए हुए हैं। तो वो मैं शायद करता रहूंगा, वो डाल दिया करेंगे सोशल मीडिया पे, कभी मीडिया पे बैठ के भी गा दिया, लेकिन कॉन्सर्ट में नहीं कर रहा। हाँ, ये आखिर में रैपिड फायर है। हाँ जी। मुतीबा शो नहीं चलन देगी अगर ना पूछे। अच्छा, तो एक लाइन में जवाब देना आपने। पहली नौकरी कौन सी की आपने? मैंने की नहीं नौकरी नहीं की। मेरे वालदैन ने सारी उम्र नौकरी की है, उन्होंने बड़ी शरीफाना तरीके से की है। बेचारे दोनों जो थे तो एक आम से जिंदगी गुजार के फौत हो गए। तो मुझे लगता है कि नौकरी करनी तो चाहिए, लेकिन उस वक्त जब आप कोई और काम ना कर सके। फर्स्ट सॉन्ग मेरा था बाकी सब ठीक है, जब मैं जुपिटर्स में था, लेकिन जो मेरा अपना गाना था जवाद अहमद के तौर पे, वो अल्लाह मेरे दिल के अंदर था। सियासत में सबसे पहले कुछ झूठ बोल दिया हो आपने कोई एक? ये मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला अभी तक यार। मैं ये वाले झूठ सिर्फ कभी कभी बोलता हूँ कि मेरे घर में अगर कोई 10 बंदे आ गए हैं और वो इतने पैसे मांग रहे हैं मेरे से चाहते हैं, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ये उनको कह सकता हूँ कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये वाकयाती झूठ जो होते हैं। लेकिन अब मैं ये वाले झूठ नहीं कभी बोलता कि नजरियाती तौर पे झूठ जो होता है या फैक्चुअली जो इनकरेक्ट होता है, वो मैं नहीं बोलता। किसी बड़ी शख्सियत ने कोई अजीब सा तबसरा आपके बारे में किया हो? बहुत से लोग करते हैं यार। अभी कुछ सिंगर्स हैं, उनको पता नहीं आजकल क्या हो गया हुआ है, वो मेरे बारे में बात शुरू कर देते हैं अजीब गरीब किस्म की, और मुझे हंसी इसलिए आती है कि मैं तो जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन वो मेरे छोटे भाइयों की तरह थे। कभी कभी ना फेम जो होता है ना, वो आपके सर पे चढ़ जाता है। तो ये इस तरह की चीजें बस बार हो जाता बंदा। हाँ, होता है ऐसे, बिल्कुल होता है। फितरी अमल है। फितरी अमल हर एक के साथ तो नहीं है। मैंने आपको तो नहीं होते देखा, मैं खुद कभी नहीं हुआ, मैं वैसे ही हूँ जैसे पहले था। कौन सा सियासतदान पसंद है वो तो, या कम बुरा लगता है? मुझे तो पसंद है हिस्ट्री में, तो वो लेनिन पसंद है। अच्छा। व्लादिमीर इलिच लेनिन, जो रशिया का जो परपेट्रेटर था इनकलाब का रशिया के। हमारी तो मासूमाना ख्वाहिश है कि हमारे किसी सियासतदान का नाम। हमारे सियासतदान यार मैं सच बताऊं तो इस तरह तो मैं सिर्फ ये मजाक में लीजिएगा ये बात कि कम से कम अल्ताफ हुसैन ने आम लोगों की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरा नहीं उतर सके और वो किसी और तरफ चल पड़े।
तो मेरा ख्याल है कि कम से कम उनका ये एक कंट्रीब्यूशन तो है कि उन्होंने सिंध की हद तक और कराची और हैदराबाद की हद तक एक आम लोगों की पार्टी बनाने की कोशिश की थी। हम तो मुल्क की सतह पे बना रहे हैं। हाँ, उनके दौर में बोरियां दस्तयाब होती थी सड़कों पे, वो बाद में तो यही हुआ। हाँ। देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमल है कि कोई भी मिडिल क्लास पार्टी, जो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास ना हो, जिसमें दोनों तबके ना हो, गरीब मेहनतकश और वाइट कॉलर मेहनतकश हमारे जैसे, अगर दोनों ना हो उसमें और अपनी मिकदार की तादाद के हवाले से ना हो, जितनी मिकदार है उतनी तादाद है, तो जो मिडिल क्लास पार्टी होती है ना, अगर थोड़ा अरसा उसको इक़्तिदार ना मिले तो वो फैशिस्ट हो जाती है, वो फैशिस्ट बन जाती है। ये तारीख का एक सबक है, ये असूल है तारीख का। तो वो फैशिस्ट हो गए। जब उनके पास इक़्तिदार नहीं आया, थोड़े बहुत वो जाते थे सिंध की असेंबली में, ऊपर जागीरदार बैठे होते थे, काम ये कर नहीं सकते थे। कराची हैदराबाद वापस जाते थे, लोग कहते थे जी हमारे काम क्यों नहीं कर रहे। अब उनको क्या पता कि वो उधर कोई काम करने देगा तो काम करेंगे, उधर तो सारे वडेरे बैठे हुए हैं। तो आखिरकार भत्ते लेने पड़े फिर उनको, तो भत्ते लिए उन्होंने। एक वर्ड में या एक जुमले में जवाद अहमद को बयान करें। जवाद अहमद है क्या? इंसान दोस्त आदमी हूँ बस। मैं समझता हूँ कि तरक्की पसंदी, रोशन ख्याली और सबके लिए खुशहाली ये होनी चाहिए, और उसके लिए आपको साइंटिफिक प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आपको मंतक की होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, और आपको इंसान दोस्त होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए। तमाम चीज़ें बाद में आती हैं, इंसानियत सबसे पहले आती है। जी सर, बातें तो आज कोशिश की कि हम जो है थोड़ा मुल्की हालात को डिस्कस कर लें, कुछ ऐसी बातें कर लें जो इससे पहले शायद डिस्कस ना की हो आपने। तो आखिर में जो आपके फैंस हैं उनके लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, RNN के लिए कुछ गुनगुना दें। हम मत वाले धरती के रखवाले, हम मत वाले धरती के रखवाले, वादे ना तोड़ेंगे हम प्यार के, रख देंगे तुझ पे जिंदवार के। हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे। हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे। वाह नाजरीन, लेजेंडरी जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। चेयरमैन बराबरी पार्टी, गुलकार हैं, सोशल वर्कर हैं, तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। पूरी दुनिया में म्यूज़िक के ज़रिए मुल्क का नाम रोशन किया। मुहिब वतन पाकिस्तानी है, मैं दावे से कह रहा हूँ। बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी ये शो देख के मज़ा आएगा। कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।